तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। सदियों से ना एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बहस चली आ रही है। क्या हमारी तकदीर पहले से ही पूरी तरह तय होती है या फिर हम अपने एक्शन से अपना भविष्य खुद लिखते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम मशहूर तकदीर वाला कहानी के जरिए इसी बात को डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि फेट और हमारे फ्री विल के बीच की जंग को समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। हम देखेंगे कि कैसे एक ही तरह के सिचुएशन में लिए गए अलग अलग फैसले बिल्कुल ही अलग अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या सच में नियति से भागा जा सकता है, या फिर उससे बचने की जो हमारी बेचैन कोशिशें होती हैं वही हमारी किस्मत पर मोहर लगा देती हैं? इस पूरी चर्चा के दौरान हम इसी डिलेमा पर फोकस करेंगे। हम दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस को देखेंगे। एक तरफ है खौफ और भागने की कोशिश, और दूसरी तरफ है सच्चाई को एक्सेप्ट करना और प्रोएक्टिव होकर सही कर्म करना। कहानी शुरू होती है सुनीता और महेंद्र नाम के एक कपल से। उनके घर जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, एक लड़का और एक लड़की। परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन तभी एक ऋषि आते हैं और एक ऐसी खौफनाक भविष्यवाणी कर देते हैं जिसने सब कुछ पलट दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई बहन बड़े होकर एक दूसरे से शादी करेंगे। जाहिर सी बात है, ये सुनकर कोई भी कांप उठेगा। माता पिता पूरी तरह से दहशत में आ गए, और इस खौफनाक भविष्यवाणी ने उनके दिलों में एक ऐसा डर बिठा दिया जिसने उनके आगे के हर एक फैसले को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। अब इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए कि ये डर किस तरह तबाही लेकर आता है। डे 1 भविष्यवाणी होती है, और पहले ही हफ्ते में बदनामी के इसी खौफ से पिता महेंद्र एक बहुत ही भयानक कदम उठाते हैं। वो अपनी ही नवजात बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि बस कहानी खत्म, उन्होंने तकदीर को मात दे दी। लेकिन बच्ची बच जाती है और सेठ अमीर चंद उसे पालते हैं। 20 साल बाद अनजाने में वही लड़का सेठ की बेटी से शादी कर लेता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो ये पूरी कहानी एक खौफनाक आत्महत्या पर खत्म होती है। मतलब पिता ने तकदीर बदलने के लिए जो भयानक कदम उठाया था, असल में उसी ने उस मनहूस तकदीर को सच साबित कर दिया। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा एथिकल सवाल सामने आता है। क्या किसी आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए आज कोई इतना भयंकर अपराध करना जस्टिफाइड है? माता पिता ने डर के मारे एक अनैतिक और क्रूर रास्ता चुना, और आयरनी देखिए, उनके इसी डर से उठाए गए कदम ने उस खौफनाक भविष्यवाणी के सच होने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। अगर वो बच्ची अपने घर में नॉर्मल तरीके से पली बड़ी होती, तो क्या वो दोनों कभी अनजाने में एक दूसरे से शादी करते? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं और दो बिल्कुल अलग माइंडसेट्स को कंपेयर करते हैं। एक तरफ सुनीता और महेंद्र का जीवन है जो पूरी तरह से डर और चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश से भरा है, और दूसरी तरफ है हमारी कहानी का दूसरा कैरेक्टर लोकेश। लोकेश का जो माइंडसेट है ना, वो पहले वाले हिस्से के उस पैनिक और डर के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे एक्सेप्टेंस और सही एक्शंस तकदीर को एक नई दिशा दे सकते हैं। लोकेश और उसकी माँ ममता की जो रियल लाइफ है वो बहुत ही अलग और ग्राउंडेड है। वो भयंकर गरीबी में जी रहे हैं। ममता दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करती हैं ताकि बस किसी तरह गुजारा हो सके। एक दिन जब लोकेश राशन की दुकान पर जाता है तो भानु नाम का दुकानदार उसे उधार राशन देने से साफ मना कर देता है और उसे बेइज्जत भी करता है। राशन ना मिलने की ये बेइज्जती लोकेश के अंदर एक अलग ही आग पैदा कर देती है। वो ठान लेता है कि अपनी माँ को इस डेली के स्ट्रगल से बाहर निकालेगा और खुद जिम्मेदारी उठाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। रास्ते में लोकेश को एक साधु मिलते हैं जो बिल्कुल वैसी ही एक ग्रैंड भविष्यवाणी करते हैं जैसी सुनीता और महेंद्र को मिली थी। साधु कहते हैं कि उसका भाग्य बहुत उज्जवल है और जल्द ही उसका नाम हर किसी की जुबान पर होगा। लेकिन यहाँ लोकेश का रिएक्शन देखिए। वो इस पर अंधविश्वास करके बैठ नहीं जाता, ना ही वो हवा में उड़ने लगता है और ना ही किसी खौफ में आता है। वो अपनी हकीकत में टिका रहता है और अपने काम पर फोकस करता है। ठीक इसी दौरान उनके उस शांत से राज्य में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना घट जाती है। राजा सूरजमल के सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार रघुवीर सिंह का अचानक निधन हो जाता है। ये दुखद घटना राज्य के लिए तो एक बड़ा झटका थी, लेकिन साथ ही ये नियति के इस बड़े पजल का एक अहम हिस्सा भी थी। इसी खालीपन ने लोकेश के लिए वो परफेक्ट स्टेज सेट किया जहां उसकी किस्मत और उसकी मेहनत आपस में मिलने वाले थे। इस घटना के बाद राजा सूरजमल
एक बहुत ही अनोखी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी राज्य का सबसे होशियार युवा उनके सवालों का सही जवाब देगा, उसे पूरे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे राज्य का प्रमुख सलाहकार भी बना दिया जाएगा। ये एक ऐसा मौका था जो किसी की भी पूरी जिंदगी पलट सकता था। तो राजा के दरबार में 3 बहुत ही गहरी पहेलियां रखी गई। सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सच्ची मित्रता क्या है। कई अनुभवी और अमीर लोग दरबार में आए और हार मानकर चले गए। लेकिन लोकेश ने अपनी गरीबी और कम उम्र के बावजूद एक प्रोएक्टिव कदम उठाया और सीधे दरबार में जाकर अपनी बुद्धिमानी साबित करने का फैसला लिया। लोकेश का पहला जवाब वाकई में माइंड ब्लोइंग था। उसने कहा कि सबसे बड़ा धन संतोष या सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि एक शांत मन ही इंसान को सच में अमीर बनाता है। अब जरा सोचिए, ये इतना गहरा जवाब एक ऐसे लड़के की तरफ से आया है जिसके पास 2 वक्त का राशन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसकी अपनी गरीबी ने ही उसे ये अमूल्य विजडम दिया था कि मटीरियल चीजों से कहीं ज्यादा कीमत मानसिक शांति की होती है। दूसरे सवाल पर लोकेश ने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस है। खुद को जानने और समझने से ही इंसान दूसरों को समझ पाता है। ये जवाब दिखाता है कि लोकेश मेंटली कितना मैच्योर था। इसी सेल्फ अवेयरनेस की वजह से वो उस साधु की बड़ी भविष्यवाणी को सुनकर ना तो अहंकारी हुआ और ना ही डरा। उसने खुद को पहचाना और अपने कर्म के रास्ते पर डटा रहा। और तीसरे और आखिरी सवाल के जवाब में लोकेश ने समझाया कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ भावना है, यानी बिना किसी छुपे हुए स्वार्थ के दूसरों के साथ सुख दुख बांटना। इन नैतिक सिद्धांतों ने राजा सूरजमल को इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने बिना किसी देरी के लोकेश को अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया और वो 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। लोकेश की ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी तकदीर को एक बेहतरीन आकार दिया, बल्कि उसकी माँ को भी उस रोजमर्रा के स्ट्रगल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अब देखिए, सलाहकार बनने के तुरंत बाद ही लोकेश ने अपनी इस विजडम का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सबूत भी दिया। 2 भाई एक घोड़ी के बच्चे को लेकर आपस में लड़ रहे थे। एक का लॉजिक था कि क्योंकि घोड़ी ने उसकी जमीन पर बच्चा दिया है, इसलिए बच्चा उसका हुआ। लोकेश ने तुरंत इस बेतुके तर्क को खारिज किया और न्याय किया कि बच्चा उसी का होगा जिसकी घोड़ी है, लेकिन जमीन इस्तेमाल करने के लिए उसे हर्जाना देना होगा। ये साफ दिखाता है कि लोकेश का ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, वो जमीनी हकीकत को बहुत अच्छे से समझता था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम इन दोनों रास्तों को इस टेबल के जरिए एनालाइज करें तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। माता पिता का मोटिवेशन डर था, उनका एक्शन भागना और नुकसान पहुंचाना था, और रिजल्ट क्या हुआ? तबाही। वहीं दूसरी तरफ लोकेश का मोटिवेशन सद्गुण और जिम्मेदारी था, उसका एक्शन सक्रिय भागीदारी था और रिजल्ट रहा सफलता। लोकेश इसलिए सक्सीड हुआ क्योंकि उसने एथिकल और प्रोएक्टिव कदम उठाए, जबकि माता पिता अनैतिक तरीके से नियति से बचने के चक्कर में पूरी तरीके से हार गए। इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इसी एक बात में छिपा है। हम डर के मारे जो भी फैसले लेते हैं ना, वो अक्सर हमें सीधे उसी तकदीर की तरफ ले जाते हैं जिससे हम भागने की कोशिश कर रहे थे। नियति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आसमान से हमारे ऊपर गिरती है, बल्कि ये हमारे भीतर मौजूद ज्ञान, हमारी नैतिकता और हमारे खुद के फैसलों का ही एक आईना है। और अंत में चलिए इस एक्सप्लेनर को इस एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर मान लें कि भविष्य एक कोरी स्लेट है जो अभी लिखा जाना बाकी है, तो वो कौन से प्रोएक्टिव और सही फैसले हैं जो आगे के सफर को डिसाइड करेंगे? तकदीर के इस पूरे खेल में शायद सबसे बड़ी जीत यही है कि हम डर को पीछे छोड़ें और सही कर्मों का रास्ता चुनें। हमारे साथ इस सोच विचार के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।